वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार है। भारत की हमेशा से यही नीति रही है, पर जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया की सोच भी यही हो। एक परिवार के दो भाइयों के बीच में जब आपस में मतभेद हो जाता है तो कई बार स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है। पर बात जब मुल्कों की हो और वो भी उनकी जिनकी विचारधारा, सोच, नजरिया एकदम बिल्कुल अलग हो, तो ऐसे में उस टकराव को दूर करना एक चुनौती बन जाती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों देखने को मिल रहा है मध्य पूर्व में, जहां ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस संकट के बीच भारत ने फिर एक बार मानवता की मिसाल पेश की है। वहां फंसे भारतीय नागरिकों को, विशेष रूप से विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए शुरू किया है ऑपरेशन सिंधु। तो आइए जानते हैं इस ऑपरेशन से जुड़ी अहम बातें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह से भारत ने संकट की इस घड़ी में अपने नागरिकों की मदद के लिए तुरंत कदम उठाए। नमस्कार, मैं हूं अभिलाषा शर्मा और मेरे साथ हैं विजय बजाज। और आज इस विशेष परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मल्होत्रा जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अभिलाषा और विजय जी। दिनेश जी, बात ऑपरेशन सिंधु की हो रही है, तो वर्ल्ड लेवल पे आप ऑपरेशन सिंधु का जो सामरिक महत्व है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे आपने शुरू में कहा, समय पूरा विश्व एक बड़े संकट से गुजर रहा है। जो मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है तो उसको लेके सारा विश्व सोच रहा है कि क्या हो रहा है। तो भारत ने 18 जून को एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंधु नाम का। तो उसमें क्या था कि हजारों लोग, हमारे 11,000 के लगभग जो भारतीय नागरिक हैं, जो एक डाटा है उसके मुताबिक इस समय ईरान में मतलब डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, तो ये लोग फंसे हुए हैं। इनको रेस्क्यू करने के लिए सरकार ने एक बड़े लेवल पे ये ऑपरेशन शुरू किया। आज सुबह तक अगर हम कहें कि 1200 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि वहां पे वैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि मतलब एक एरिया से कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच एक फुल फ्लेज वार चल रही है। उस वार के बीच में लोगों को निकालना, ये भारत की डिप्लोमेसी की विक्ट्री है, क्योंकि जो पड़ोसी देश हैं वो भारत को सहयोग कर रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग कि ईरान इस समय लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ईरान ने भी भारत के लोगों को रिलैक्सेशन दी है। भारत के जो लोग वहां फंसे हैं, इंडियन सिटीजन, उनको वहां से रेस्क्यू करने में ईरान भी सहयोग कर रहा है। तो ईरान के साथ में जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भारतीयों को शेल्टर दे रहे हैं। तो ये भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी विक्ट्री है। दिनेश जी, इससे पहले मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछूं, तो आइए जानते हैं कि ऑपरेशन सिंधु पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने क्या कहा। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के। हम लोग के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं। आपने दिनेश जी अभी बात की कि जैसे ईरान जो है वो भी मदद कर रहा है। अगर हम इसी की अभी हालिया एग्जांपल ले लें तो ईरान ने अपना जो है एयर स्पेस सिर्फ भारत के लिए जो है वो खोला रखा, ताकि विमान जो है सुरक्षित जो है विद्यार्थियों को लेके या फिर नागरिकों को लेके वापस स्वदेश आ सके। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मैंने कहा ना, ये भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अगर हम उसको अगर कंपेयर करें जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई लड़ रही है, उस समय जब भारत ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया था, उस समय भी यही हुआ था। दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, लेकिन रशिया ने भी भारत को सहयोग किया और यूक्रेन ने भी भारत को सहयोग किया। आपको याद होगा कि भारतीय नागरिक ही नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके नागरिकों ने भी हाथ में तिरंगा उठाया था, ताकि भारत के नाम पे वो रेस्क्यू हो पाए। तो ये भारत की डिप्लोमेसी। अभी अगर इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं तो दोनों भारत के साथ उनके अच्छे रिलेशन है। अगर इजराइल से भी रेस्क्यू करने की जरूरत पड़ी तो इजराइल भी भारत को पूरा सहयोग देगा, जिस तरह ईरान सहयोग दे रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है पिछले 10-11 सालों में, उस फॉरेन पॉलिसी की विक्ट्री है। भारत किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता नहीं है। सभी भारत सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाने का जो प्रयास भारत ने किया है पिछले 10-11 सालों में, ये उसी का रिजल्ट है कि आज सभी कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी भारत को सहयोग कर रहे हैं। जी दिनेश जी, बात हमारे पड़ोसी देशों की जब हो रही है तो हम सभी जानते हैं कि एक या दो देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अपने पड़ोसी देश, केवल पड़ोसी देश ही नहीं, दुनिया भर के देशों के साथ भारत ने पिछले कुछ एक दशक के दौरान बहुत अच्छे जो संबंध हैं वो स्थापित किए हैं। लेकिन बात यदि स्पेसिफिकली अपने पड़ोसी देशों की करें तो भारत की हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी रही है। यानी अपने जो पड़ोसी देश हैं उन्हें एक प्राथमिकता देने की जो भारत एक नीति अपनाता रहा है। तो अभी ऑपरेशन सिंधु में भी हम देख रहे हैं कि भारत न केवल अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहा है, बल्कि नेपाल और श्रीलंका,
इन्होंने भी भारत को रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ईरान का जो एयर स्पेस है वो केवल भारत के लिए खुला है, बाकी सभी देशों के लिए बंद है। तो अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह का तालमेल और इनकी रिक्वेस्ट पर नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को वहां से सुरक्षित इवैक्यूएट करना, इस कदम को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत की, और ये दिखाता है कि भारत साउथ एशिया में खासतौर पर बड़े भाई की भूमिका निभाता है भारत। जैसे नेपाल और श्रीलंका ने भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को अप्रोच किया कि आप हमारे लोगों को भी रेस्क्यू कीजिए, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। विक्ट्री के अलावा ये है कि भारत का कितना डोमिनेशन है साउथ एशिया में, और लोग उसको बड़ा भाई ट्रीट करते हैं जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं। तो भारत को उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे नागरिकों को रेस्क्यू करें। वैसे यूक्रेन में भी हुआ था। यूक्रेन में जो पड़ोसी हमारा मुल्क जो है, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला पिछले दिनों में, उस मुल्क के लोगों को भी भारत ने रेस्क्यू किया था, वहां के विद्यार्थियों को भी भारत ने रेस्क्यू किया था। तो भारत अपनी डिप्लोमेटिक जो नीतियां हैं उनका पूरा फायदा उठाता है और पड़ोसियों को भी इसका बेनिफिट दे रहा है भारत। जी यकीनन, और केवल युद्ध के समय में ही नहीं, हमने आपदा के समय में भी दिनेश जी हम देख चुके हैं कि जब श्रीलंका पर संकट पड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई, तो भारत ने किस तरह से उसे मदद की। और नेपाल में भी इसी तरह के जो हालात थे, उस समय भी भारत ने आगे बढ़कर हैंड होल्डिंग की, उसको उस संकट से बाहर निकाला। दिनेश जी, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें और वर्ल्ड लेवल की जो तस्वीर अभी निकलकर सामने आ रही है, जैसे अभी अमेरिका भी जो है इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट में कूद पड़ा है, उसने मिसाइल अटैक्स जो है ईरान पर किए हैं, तो क्या लगता है आपको ये स्थिति क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, या हालात कंट्रोल हो जाएंगे? आपकी नजर में कैसा रहने वाला है आने वाला कुछ समय? मुझे लगता है कि विजय जी, जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, सभी कंट्रीज के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। ज्यादा 2-3 हफ्ते ये वार एस्केलेट करेगी, उसके बाद मुझे लगता है कोई ना कोई इनमें सीज फायर होगा। सीज फायर होना भी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड इस समय वर्ल्ड वार अफोर्ड नहीं कर सकता, और वर्ल्ड वार होनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन किया था, तो बड़ी समझदारी के साथ भारत ने उसको बिल्कुल बाद में हम कहें कि विड्रॉ कर लिया, जिस तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि इसको एस्केलेट नहीं होना चाहिए था। और वैसे ही मुझे लगता है ये होगा नहीं, ज्यादा कुछ देर चलेगा तो शायद ईरान पे कुछ हमला करेंगे, ईरान से कोई संधि करवा दी जाए, कोई ईरान सीज फायर अनाउंस करे, तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मुझे तो ये लगता है। ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की, भारत ने पहले ही अपना पक्ष जो है वो एकदम क्लियर कर दिया था कि हमें पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स नहीं करनी है, उसके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना नहीं बनाना है, जो सिविलियन इलाके हैं उनको निशाना नहीं बनाना है, और अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है वो रुक गया, और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट में ये अच्छा ही रहा। युद्ध किसी के इंटरेस्ट में नहीं होता, युद्ध चाहे भारत पाकिस्तान जिस मर्जी बात करना, कि युद्ध का कोई अंत नहीं, युद्ध किसी के इंटरेस्ट में। हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। ये माना जा रहा था कि शायद एक हफ्ते में रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं, तो ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, तो कन्फ्लिक्ट का कोई रिजल्ट तो निकलता नहीं है। जी दिनेश जी, जैसे विजय जी ने अभी कहा कि भारत ने कई सफल अभियान चलाए हैं। अगर हम लोग रशिया यूक्रेन की बात कर लें, उस दौरान, या फिर जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, उस दौरान हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। अब इस तरह से कई सफल अभियान भारत ने चलाए हैं। लेकिन अगर हम अब देखें, अब ऑपरेशन सिंधु इतनी कामयाबी तरीके से चल रहा है, ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि भारत अब वैश्विक संकटों में नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है, और भारत की जो विदेश नीति है अब वो केवल रणनीति नहीं रही है, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की दिशा में भी आगे बढ़ रही है? भारत, देखिए अभिलाषा जी, भारत एक फोर्स बन के उभरा है। भारत आज से 10-12 साल पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत इंटरनेशनल फोरम पे भारत की एक से है। जिस ऑपरेशन की आप बात करें, ये ऑपरेशन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में लॉन्च करना, जबकि ईरान पूरा फुल फ्लैश वार लड़ रहा है, तो लेकिन ईरान ने भारत के लिए अपनी स्पेस खोली हुई है, तो ये इंडिकेशन है कि भारत की डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है पिछले 10 सालों से, जो विदेश नीति रही, काफी मजबूत है। भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, किसी कंट्री का। भारत एक न्यूट्रल रहा है हर कॉन्फ्लिक्ट में, और उस न्यूट्रलिटी का ये फायदा हुआ कि भारत को अब सभी कंट्री सपोर्ट करती हैं। जैसे आपने ऑपरेशन सिंधु की बात की, ऑपरेशन सिंधु में नागरिकों से ज्यादा जो भारत के विद्यार्थी वहां फंसे हैं, और विद्यार्थी भी जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी। अगर मेजोरिटी की बात करें, उनमें ज्यादा कश्मीर के विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी जो वहां पे पढ़ने गए थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी एक मैसेज लेके आए भारत के लिए। वो भारत सरकार ने जो ऑपरेशन किया है रेस्क्यू करने का, वो जिस तरह से प्रेज कर रहे हैं वो कश्मीर के विद्यार्थी, वो एक इंडिकेशन है कि उनको भी लगता है कि भारत की डोमिनेशन कितनी वर्ल्ड में बढ़ रही है।
तो उनके मन में भी एक मतलब विचार जाएगा कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश का प्रभाव पूरे विश्व में लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, आपने सर अभी जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात की, तो कश्मीर घाटी के जिन बच्चों को कभी हम अलगाववाद की भावना में देखा करते थे, आज वही बच्चे बाहर के देशों में जाकर अपना भविष्य बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में जब वो इस संकट की घड़ी में उनको भारत सरकार का इतना साथ मिला है, और क्या आपको लगता है कि ये कश्मीर की तरफ विश्वास और देखभाल के रिश्ते को और बेहतर बना सकता है? ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंधु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कश्मीर के युवाओं की साइकी को चेंज करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो लोग तिरंगा हाथ में लेने से घबराते थे, भारत के विरुद्ध नारे लगाते थे, वही विद्यार्थी जब एयरपोर्ट पे उतरे तो उन सबके हाथ में तिरंगा था। ये इंडिकेशन है कि उनकी साइकी भी चेंज हो रही है, और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज कश्मीर वैली में जाएगा, क्योंकि कश्मीर मेजॉरिटी स्टूडेंट जो वहां से रेस्क्यू किए गए, ऑलमोस्ट 99% वो कश्मीर घाटी के हैं। तो जब वो कश्मीर में अपने साथियों को, अपने परिवार वालों को ये मैसेज देंगे तो कश्मीर में बहुत पॉजिटिव मैसेज इसका जाएगा। यकीनन दिनेश जी, जैसा आपने कहा एकदम सही है कि जिस तरह की हैंड होल्डिंग इन विद्यार्थियों को दी गई, जिस तरह से एकदम सेफ तरीके से एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, और एकदम इनको सुरक्षित तरीके से भारत वापस लाया गया और इनके घरों तक पहुंचाया गया, यकीनन एक बहुत पॉजिटिव मैसेज और एक जो विश्वास का एक जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होगा। दिनेश जी, युद्धग्रस्त जो क्षेत्र हैं वहां से किसी को भी रेस्क्यू करना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। तो आपको क्या लगता है किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा इन विद्यार्थियों को या इंडियन नेशनल्स को वहां से इवैक्यूएट करते हुए? क्या लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्या डिप्लोमेटिक समस्याएं आई होंगी, किस तरह का रहा होगा ये सारा कोऑर्डिनेटेड? ये आपने विजय जी शायद एक मूवी देखी होगी, एयरलिफ्ट जी, उसमें जो कुवैत से लोगों को एयरलिफ्ट किया था, तो मूवी इंडिकेट करती है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम भी होती है, बाकी जो सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। जब हम इसकी ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ईरान में मिसाइल लगातार चल रहे हैं, इजराइल की तरफ से इजराइल अटैक कर रहा है, अटैक के बीच में लोगों को रेस्क्यू करना और विदाउट एनी इंजरी, लेकिन उसके बाद सेफली आप अभी तक 1100-1200 लोगों को ला चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, और विक्ट्री का मतलब ये सिक्योरिटी रीजन कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, हमारे जो एम्बेसी है वहाँ पे, वो रियली काबिल तारीफ है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। वो विद्यार्थियों को जिस तरह से हैंड होल्डिंग की इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये तो प्रशंसा के योग्य लोग हैं, और इनकी जो पॉलिसीज हैं ये इंडिकेट करते हैं कि भारत बड़े विजनरी तरीके से अपनी पॉलिसीज को, अपनी एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट जो अपनी मिनिस्ट्री है, अपनी पॉलिसीज को आगे परस्यू कर रहा है। जी दिनेश जी, आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो भारत से नहीं जुड़ना चाहता हो। इक्का दुक्का देशों को यदि हम छोड़ दें, वैसे तो पाकिस्तान भी कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन कुछ दिनों से पाकिस्तान लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आलमी सतह पर अगर हम देखें, शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जो आज भारत के साथ ना जुड़ना चाहता हो, और इसका उदाहरण इस तरह के जो अभियान अक्सर चलाए जाते हैं उनसे साफ देखने को मिलता है। तो क्या समझा जाए, किस तरह से इसको देखा जाए कि वर्ल्ड लेवल पे जो भारत का कद है आज कहाँ स्टैंड कर रहा है? हम अगर आर्थिक लेवल पे देखें तो भारत चौथी मतलब अर्थव्यवस्था बन चुका है, अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो अगर आप डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें, आज भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया था, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी इन्वाइट किया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े आदर पूर्वक उनके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो उनकी कुछ एंगेजमेंट थी जो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो इसलिए उनको जब लगता था, अमेरिका के राष्ट्रपति को यह लगता था कि मैं पाकिस्तान के डिफेंस आर्मी चीफ को बुला रहा हूँ तो मैं भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। यही हालत अगर बाकी जो वर्ल्ड फोर्सेस हैं उनकी बात करें, वर्ल्ड पावर्स हैं, वो अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत खुद एक वर्ल्ड पावर है। तो मुझे ये लगता है कि जो ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही है, कहीं भारत को मीडिएट ना करना पड़े, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के बड़े अच्छे रिलेशन है। अगर भारत मीडिएट करता है तो शायद इस समस्या का जल्दी समाधान हो जाएगा, क्योंकि दोनों देश भारत पे विश्वास करते हैं। ये विश्वास भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो विदेश नीति है, उसका रिजल्ट ही है। आप यूक्रेन और रशिया की देखें, भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया, दोनों कंट्रीज भारत पे फेथ करते हैं। और मुझे लगता है भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा इस दुनिया का जो आज के समय में भी ईरान के साथ भी बैठ सकता है और इजराइल के साथ भी बैठ सकता है, यूक्रेन के साथ भी एक मंच साझा कर सकता है और रशिया के साथ भी मंच साझा कर सकता है। दोनों के साथ भारत के रिलेशन है। तो ये 10-11 सालों में जो हमारी जो विदेश नीति रही है उसी का रिजल्ट है, और ये मतलब प्रशंसा के योग्य है सारे जो विदेश डिपार्टमेंट में जो लोग मैनेज करते हैं, जो परस्यू करते हैं सारी पॉलिसीज को, तो रियली अप्रिशिएबल है। जी दिनेश जी, आपने इसमें जब बात की तो खासकर नाम जो सामने आ रहा है वो है कि विदेश मंत्रालय का बहुत अहम रोल इसमें देखने को मिलता है, भूमिका एम्बेसी की देखने को मिलती है। क्या कुछ
और मंत्रालय या कुछ और विभाग भी होते हैं जिनकी इसमें एक अहम भूमिका होती है, लेकिन वो सामने नहीं आ पाती। जैसे सिविल एविएशन सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट तो वही है, जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अब हमारे हवाई जहाज वहाँ जा रहे हैं, और हवाई जहाज भी ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहाँ लगातार गोलाबारी हो रही है, लगातार मिसाइल हमले हो रहे हैं। तो ये तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। एक डिपार्टमेंट ठीक है, विदेश मंत्रालय का फेस सामने आता है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट, पूरी सरकार की पॉलिसीज होती हैं। एक डिपार्टमेंट का सिर्फ सिंगल रोल नहीं होता। जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका जितना रोल है वर्ल्ड लेवल पे, तो प्रधानमंत्री की जो इमेज है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर हमारा विदेश मंत्रालय कोई काम कर रहा है तो। दिनेश जी, हमने जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की बात की कि मेजोरिटी जो थे वो जम्मू कश्मीर के ही विद्यार्थी हैं जो वहां से वापस आ रहे हैं। तो किसी ऐसे इलाके में जहां पे अभी इतनी संकट की स्थिति बनी हुई है और हजारों किलोमीटर किसी आप देश से लौट रहे हैं, तो केवल उनको लाना ही काफी नहीं होता, उनको सुरक्षित अपने घर वापस पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी में अगर हम बात कर ले, इसमें स्थानीय प्रशासन का बहुत अहम रोल हो सकता है। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें, तो जो विद्यार्थी वहां से वापस आ रहे हैं, सरकार ने हवाई अड्डों पर वहां पे बसों की जो है सेवा उपलब्ध करवाई हुई है, ताकि वो बच्चे सुरक्षित अपने घर जो है वो पहुंच सके। केंद्र सरकार और जो प्रदेश सरकार है, इसके बीच बेहतर तालमेल है, और जो जमीनी सतह है उस पर तेज कार्रवाई का ये एक उदाहरण माना जा सकता है। जैसे पहले मैंने अभिलाषा जी आपको कहा कि कोऑर्डिनेशन मस्ट है। तो अगर केंद्र सरकार कोई फैसला करती है तो राज्य सरकार भी उसके साथ मतलब शाना बशाना चल रही है। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों को लाया गया, ना केवल उनको अब सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाया गया, उनकी काउंसलिंग भी की गई, क्योंकि जब वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर आते हैं, साइकी उनकी मतलब डर रहता है, उनके फियर साइकोसिस होता है उनके अंदर, बाकायदा उनकी काउंसलिंग की गई, कश्मीर में भी की गई, दिल्ली में भी की गई, ताकि वो उस डर के माहौल से बाहर आए। तो ये दोनों सरकारों का एफर्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की सरकार ने मिलकर इन विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया। हम ये आशा करते हैं कि जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, और भी कुछ विद्यार्थी हैं, तो आने वाले समय में सबको सुरक्षित भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। तो यही आशा है हमारी। दिनेश जी, आपने उनकी जो मनोस्थिति है विद्यार्थियों की, उनकी बात की, तो उसने श्रोताओं को सुनवाते हैं उन विद्यार्थियों का क्या कहना है जब वे अपने वतन पहुंचे। एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड। उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था, और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे, उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम कशिश है, मैं ईरान से आई हूँ। मैं वहाँ पे तेहरान में रहती हूँ, इन शहीद बख्शी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। और फिलहाल मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मदद करी है। उन्होंने इवैक्यूएशन में, होटल्स देने में, खाना वगैरह हर चीज उन्होंने हमारी काफी मदद करी है। सो वी रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स सो मच, और उनकी वजह से इवैक्यूएशन हमारी आसान हो पाई है, और डर भी थोड़ा कम लगा, क्योंकि वहाँ काफी ब्लास्ट हो रहे थे कुछ तेहरान में। बाकी जहाँ उन्होंने हमें दूसरी जगह लिया, जैसे कि वो काफी सेफ थी। भारतीय सरकार को सिर्फ मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। दिनेश जी, ऑपरेशन सिंधु पर आपने बातचीत की, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर आपने प्रकाश डाला, हमारे सुनने वालों को इस ऑपरेशन की जो बारीकियां हैं उनसे अवगत करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया गोकुल वर्मा ने। आलेख एवं वाचन स्वर अभिलाषा शर्मा और विजय बजाज, मार्गदर्शक N गुलशन रैना, और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के प्रादेशिक समाचार एकांश की।